मैथमेटिक्स। आज हम 11th हिंदी मीडियम का क्लास फिर ले रहे हैं। लेक्चर 2 होगा। कुछ प्रॉब्लम के कारण ये गूगल वाला चश्मा क्या करना पड़ा, लगाना पड़ा है प्रॉब्लम के कारण इसके लिए। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 के अंतर्गत टाइप ऑफ द केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र के प्रकार। टाइप ऑफ द केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के प्रकार के बारे में हम पहले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं कि रसायन शास्त्र क्या है, यानी कि विज्ञान की वैसी भाग, वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, गुण, उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है, तब उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। और रॉल्ड हॉफमैन का कंसेप्ट भी पढ़ा दिए थे कि रॉल्ड हॉफमैन का कहना था कि रसायन विज्ञान अणुओं का विज्ञान है और उनके रूपांतरणों का विज्ञान है। यह नहीं कि केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, इसमें बहुत से सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, बहुत से कंपाउंड आते हैं, यानी कि अपितु यह बहुत से कंपाउंड यौगिकों का भी क्या है, यह विज्ञान है, यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है। तो फिर से समझिए, अकॉर्डिंग टू द रॉल्ड हॉफमैन के अनुसार रसायन शास्त्र अणुओं के एवं रूपांतरणों का विज्ञान है, न कि केवल 100 तत्वों के विज्ञान है। अपितु लेकिन इसमें बहुत से कंपाउंड या बहुत से यौगिकों का भी क्या है, विज्ञान है। उसके बाद हमसे पहले पढ़ा दिए थे कि विज्ञान के जो इंट्रोडक्शन होता है, विज्ञान का परिचय भी करा दिए थे कि विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। उसी प्रकार संस्कृत भाषा के विज्ञान और अरबी भाषा के इल्म शब्द का भी अर्थ होता है जानना है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में विज्ञान यूरोप में क्या हुआ, डेवलपमेंट उसका चालू हुआ, विकास चालू हुआ, और 20वीं सदी के मध्य तक विज्ञान एक महान देश बन गया, जिसके साथ अनेक कल्चर से सभ्यता क्या करने लगे, जुड़ने लगे। यहाँ तक तो हम क्या किए थे, पढ़ा दिए थे, आप पीछे के लेक्चर 1 में देख सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे कि टाइप ऑफ द केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र के प्रकार। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप ऑफ केमिस्ट्री में, लिखेंगे आंसर रसायन शास्त्र को सात भागों में विभाजित किया गया, भागों में विभाजित किया गया। विभाजित किया गया ठीक है। रसायन शास्त्र को 7 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। पहला आ जाते हैं उसमें भौतिकी रसायन। पहला देखिए भौतिक रसायन, ठीक है। दूसरा आ जाता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। तीसरा आ जाता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। चौथा आ जाते हैं हमारे पास जैव रसायन, ठीक है। पांचवा आ जाता है विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन। और छठा आ जाता है मेरे पास औषधीय रसायन, औषधीय रसायन। औषधीय रसायन, ठीक है। औषधीय रसायन, ठीक है। और सातवां मेरे पास आ जाते हैं पहला भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जैव रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और औषधीय रसायन, ठीक है। यानी कि इसे 7 भागों में विभाजित किया गया। भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जैव रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, औषधीय रसायन। इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और यह और एक आ जाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन। इसी को क्या कहते हैं? कृषि रसायन। कृषि रसायन। एक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी आ जाता है। यानी कि इसे कितने भागों में बांटा गया? 7। विश्लेषणात्मक को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, औषधि को कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा चुके हैं, और यह एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन। यानी कि इसे कई भागों में विभाजित किया। यह 7 ही भाग नहीं है, आगे चलकर बहुत से भाग है। ग्रीन केमिस्ट्री भी आता है, तो उसमें पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड विथ जीरो पॉल्यूशन। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें उत्पादक का जो निर्माण होता है विथ जीरो पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन के साथ कोई पॉल्यूशन नहीं रहता, तब उसे हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। तो वह आगे पढ़ाएंगे ग्रीन केमिस्ट्री क्या। सबसे पहले यह समझ ले कि रसायन शास्त्र को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जैव रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, औषधि रसायन और कृषि रसायन। यह सब जानते हैं। कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन का केवल अध्ययन करेंगे और उसके कंपाउंड का, अकार्बनिक में जिसमें तत्व का अध्ययन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, तत्व के विभाजन के बारे में, अयस्क के बारे में, वो सब आ जाएगा कार्बनिक रसायन। जैव रसायन यानी कि जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थों के बारे में अगर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह क्या होगा? जैव रसायन। जैसे कि हम अपने पेट में, यानी कि हम अपने आमाशय के द्वारा, आवर स्टोमच वी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा आमाशय क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, और उसमें से क्या करते हैं? अगर उसका अध्ययन करते हैं तो वही जैव रसायन के अंतर्गत आ जाता है। विश्लेषणात्मक रसायन, इसमें इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और पदार्थों के अवस्था के भी बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के भी बारे में स्टडी करते थे। विश्लेषणात्मक। औषधि रसायन, इसमें दवा में उपयोग होने वाले पदार्थों के गुण के बारे में, उपयोगिता के बारे में, उसका कंपोजिशन के बारे में, संरचना के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसे औषधि रसायन कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, औषधीय रसायन कहते हैं। और एक है कृषि रसायन। इसमें कृषि के बारे में, जैसे कि हम लोग क्या है? किसान है। अभी मान लेंगे क्या है? किसान है। तो एक किसान के लिए क्या क्या चीज को उपयोग पड़ती है, कि किन किन पदार्थों का उपयोग पड़ता है फसल उत्पादन करने में। जैसे कि धान है, तो हम लोग क्या करते हैं? किसान है, तो किसान के लिए धान तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस धान के अत्यधिक उत्पादन के लिए, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हम किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो वह किसके बारे में हो जाएगा? कृषि रसायन। जैसे कि मिट्टी के प्रकार के सबसे पहले बारे में जानेंगे, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के, मिट्टी के स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में, मिट्टी के लिए कौन से पदार्थ उपयोगी है जिस फसल लगे हुए हैं। जैसे कि यूरिया हम खेत में क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। उसके बाद डीडीटी करते हैं, कीटाणुनाशक के लिए डीडीटी का उपयोग करते हैं, डीएपी का उपयोग करते हैं, एनपीके का उपयोग करते हैं। इन सभी खादों का उपयोग करते हैं। उन सभी खादों के बारे में अगर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो वह किस में आ जाएगा? कृषि रसायन में। तो इतना तो आपको समझ गया कि किन किन केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों का क्या उपयोग है। ये सब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन इतना क्या कॉमन पढ़ा दिए कि सबसे पहले लिखिए भौतिकी रसायन क्या। अब इसको क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तब पढ़ाएंगे भौतिक रसायन। ठीक है, कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, चाहे इसी में लिखिए भौतिक रसायन। रसायन लिखिए। विज्ञान की वैसी शाखा, रसायन विज्ञान लिखेंगे। वैसी शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों के या पदार्थों के लिखेंगे, पदार्थों के संरचना, गुण, उपयोगिता इत्यादि के बारे में
अध्ययन करते हैं तब उसे भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन कहते हैं। ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, यानी जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थ के गुण के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में इत्यादि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे भौतिक रसायन भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उदाहरण के लिए बैटरी क्या है? बैटरी है, या फिर सेल भी इसको लिख सकते हैं। सेल भी लिख सकते हैं। सेल जब दो या दो से अत्यधिक सेल को मिलाया जाता है तो वही क्या कहलाता है? बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल दैट इज कॉल्ड द बैटरी। जब दो या दो से अत्यधिक सेल को मिलाते हैं तो उसको बैटरी, यानी कि सेल लिख लीजिएगा, बैटरी। अब 12th में पढ़ाएंगे कि सेल क्या है, बैटरी क्या है। वहाँ पढ़ाएंगे वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, लिथियम कैडमियम सेल, यह सब सेल के बारे में क्या होगा, वहाँ पढ़ाई होगा। यानी कि वह भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, केमिकल काइनेटिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वही सेल क्या है वहाँ पढ़ाएंगे कि सेल क्या है। यानी कि वैसे विज्ञान जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, गुण, उपयोगिता के बारे में अगर पढ़ा जाए तो उसी को भौतिक रसायन कहते हैं, दैट इज द सेल। एग्जाम्पल में जैसे कि वहाँ सेल भी पढ़ाएंगे, जैसे कि हमारे पास जनरली होता है लेड एक्यूमुलेटर सेल, पीवी लेड एक्यूमुलेटर सेल, जो हमारे व्हीकल सवारी गाड़ी है, ट्रक है, बस है, हमारे पास अगर सोलर है तो उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वह एक लेड एक्यूमुलेटर सेल है, लेड का बना हुआ है। ठीक है, तो लेड एक्यूमुलेटर सेल है, तो उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना, उपयोगिता के बारे में समझा जाए। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, गुण और उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, भौतिक रसायन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या सेल है। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, सेल एक प्रकार का क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस नहीं कह सकते। यह सेल क्या होता है, यह एक बैटरी का निर्माण करता है। जब दो या दो से अत्यधिक सेल को जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण, जैसे कि बल्ब बढ़ रहा है, बल्ब अगर क्या कर रहा है, जल रहा है, तो अगर सेल इस बैटरी को नहीं लगाएंगे तो बल्ब नहीं बढ़ेगा। और जैसे कि अब हमारे पास क्या व्हीकल्स है, कोई भी सवारी गाड़ी है, उसमें विदाउट बैटरी का क्या, वह चलेगा, नहीं चल सकता है, क्योंकि बैटरी उसमें लगाना। उस बैटरी के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह भौतिक रसायन में, यानी कि जिसमें पदार्थों की संरचना के बारे में, गुण के बारे में और उपयोगिता के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, भौतिकी रसायन कहते हैं। ठीक, अब आ जाएगा मेरे पास कार्बनिक रसायन। इसको क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिएगा। अब पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन लिखिए, विज्ञान की वैसी, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाए। कार्बन एवं उनके, ठीक है, यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, तब उन्हें
इन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते। ठीक है, यानी देखिए फिर से, यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, तो द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत इन व्हिच, जिसमें कार्बन एंड देयर कंपाउंड, स्टडी द कार्बन एंड देयर कंपाउंड, जिसमें कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को कार्बनिक रसायन भी कहा जाता है। फिर से देखिए कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिक, केवल और केवल कार्बन के बारे में हम जिस रसायन में पढ़ेंगे उसी को कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। जैसे कि बेंजीन पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़े होइएगा, 4th चैप्टर है एनसीईआरटी 10th में, आप लोग 10th से गए हैं 11th में, तो 4th चैप्टर एनसीईआरटी आप उल्टाइएगा तो उसमें केवल कार्बन के भी बारे में दिया गया है, कार्बनिक यौगिक के बारे में दिया है, तो वह क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि अगर हम बेंजीन आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में अगर हम आपको बेंजीन पढ़ा रहे हैं, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन पढ़ाते, इसका सूत्र होता है C6H6। ठीक है, C6H6 इसका सूत्र होता है। अब देखिए ये C6 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाना, अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट, एक को छोड़कर फिर दूसरा पर अल्टरनेट यह चलता रहता है। सब के पास 6 हाइड्रोजन है, तो इसका देखिए 1 2 है, 2 यहाँ पे इसका 2 इससे लिए तो 2 2 4, 1 यहाँ पे इसके पास अपना 5 1 6 और एक यहाँ पे 7 1 8, यहाँ पे 8 अपने पुरला लिया। सब के पास कितना होगा? 1 1 कार्बन हाइड्रोजन होगा। कितना? 1 1 हाइड्रोजन होगा, सभी के पास 1 1 हाइड्रोजन होगा। देखिए 2 2 4 1 2 6 और 2 8, यानी कि सब के पास 1 1 हाइड्रोजन है। यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है। या फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह भी एक प्रकार का बेंजीन ही है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का बेंजीन ही है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। देखिए वहाँ है ना, फिर यहाँ फिर इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक, यह भी क्या बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। फिर इसको अगर साइन बदल देते हैं, फिर हम इसका क्या करते हैं, साइन चेंज कर देंगे, तो फिर यहाँ पे इसको देना पड़ेगा डबल बॉन्ड, लेकिन अल्टरनेट कार्य करता है इसमें डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट। तो यह सब क्या है? बेंजीन ही है। बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग है। यह सब हम पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन जब चैप्टर आ जाएंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक रिंग क्या है, तो वहाँ पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन में कि व्हाट इज एरोमेटिक रिंग। तो बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक रिंग रखता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड या रखता है अल्टरनेट। बेंजीन लिख लिए, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं हम। अब बेंजीन यह तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद टॉलिन देखिए, टॉलिन, टॉलिन, टॉलिन देखिए, टॉलिन का CH3 यहाँ लगा दिए। मिथाइल ग्रुप जब भी हम बेंजीन में सटाते हैं वह टॉलिन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यह CH3 क्या है? मिथाइल है। CH3 देखिए मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। आपको सर जी पढ़ाए होंगे अल्काइल में। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एगो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एगो असंतृप्त। तो संतृप्त में आ जाता है अल्केन आ जाता है, ओनली फॉर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन आ जाता है, और अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन आ जाता है। तो अल्केन का सूत्र हम लोग पढ़े हैं CnH2n+2।
ठीक है। तो ये अल्काइल है, या अल्केन इज द अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और यह जो अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल देखिए अल्काइल, जो अल्काइल है यह डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का ही डेरिवेटिव है कौन, अल्काइल। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अगर n के जगह पर आप 1 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर n के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा, ठीक है। इफ यदि n बराबर आप क्या रख दिए, 1 रख दिए, तो C1H2 गुना 1+1 यानी कि CH3 आ जाएगा। एक बार रहेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 1 ही, फिर से लिख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1H3 यानी कि क्या आ जाएगा, CH3 यानी कि अल्काइल, अल्काइल से यानी मिथाइल, ठीक है, आ जाएगा मिथाइल। अल्काइल से मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल यानी कि मिथ मीन्स एगो कार्बन, इथ मीन्स 2 गो कार्बन, प्रोप मीन्स 3 गो कार्बन, ब्यूट मीन्स 4 गो कार्बन। और जब ये YN लगेगा तो +1 यानी कि एक घटा देंगे, अल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा देंगे तो वह अल्किया जो होता है अल्काइल में क्या करेगा, बदल जाएगा अल्काइल में। तो वही यहाँ क्या है, ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, क्या मिथाइल ग्रुप है, तो यह टॉलिन का निर्माण कर लेता। तो यही कार्बनिक रसायन है, यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान का वैसा भाग जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उनके यौगिक का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यही बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसको क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और या फिर टॉलिन, दोनों में से दोनों समझाने के लिए केवल कार्बन है, कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा पढ़े नहीं पढ़े हैं, तो यह क्या कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए, केवल इसमें हम अ लगा देंगे, यह सब उसमें में रहेगा, यह सब हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें केवल लगा देंगे अ, यानी कि अकार्बनिक रसायन। लिखिए, विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी शाखा जिसके अंतर्गत या फिर जिसमें तत्व एवं उनके विभाजन के बारे में अयस्क के बारे में, खनिज के बारे में, यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा रसायन विज्ञान, सॉरी यहाँ पे रसायन होगा, क्या होगा, रसायन विज्ञान, ठीक है। यानी कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें तत्व एवं उनके विभाजन के बारे में, अयस्क, खनिज इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं अकार्बनिक। यानी कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें तत्व एवं उनके विभाजन के बारे में, अयस्क के बारे में, खनिज के बारे में इत्यादि के बारे में हम अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब हम उसी को क्या कहते हैं अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि कार्बन को छोड़कर सभी के बारे में हमारा अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो वही क्या कहला है अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इनऑर्गेनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत तत्व एवं उनके विभाजन के बारे में, अयस्क के बारे में, खनिज के बारे में इत्यादि के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक, कार्बन को छोड़कर अगर किसी भी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह क्या आ जाएगा अकार्बनिक रसायन आ जाएगा। जैसे कि तत्व के बारे में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, या क्या करते हैं खाते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl भोजन में खाते हैं, फूड में खाते हैं यानी कि भोजन में। तो एग्जाम्पल में लिखिए सोडियम क्लोराइड, क्या आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरा लिखिए सिलिका, सिलिका, ठीक है, इत्यादि। सोडियम क्लोराइड का हम लोग सूत्र जानते हैं NaCl, क्या होता है NaCl। सिलिका का SiO2 सूत्र होता है। अगर इस सब के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। क्या आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट और minerals and the classifications of the element that is called as the inorganic chemistry। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में इत्यादि के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह अकार्बनिक रसायन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl और सिलिका SiO2, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लिए, पूरा समझ में आ गया होगा। केवल तत्व के बारे में उसके अयस्क के बारे में, खनिज। अब देखिए इसमें और दिखाते हैं एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल लिख लीजिए अयस्क, ठीक है, अयस्क देखिए, अयस्क, अयस्क में भी कितने अयस्क आ जाते हैं, ठीक है, अयस्क में भी, अयस्क में कार्बन क्या अयस्क है, ऑक्सीजन क्या है अयस्क है, सल्फर क्या अयस्क है। तो देखिए ऑक्सीजन के अयस्क कौन कौन, ऑक्सीजन के अयस्क पहला लिखिए इसमें Fe2O3, इसको कहते हैं हेमेटाइट। क्या कहते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। Fe3O4 इसको कहते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट आ जाएगा। ये ऑक्सीजन के क्या अयस्क है। और इसमें दो लिख लिए, ठीक है। अब लिखिए उसके बाद सल्फर के अयस्क, कौन सा सल्फर के अयस्क, सल्फर के अयस्क, सल्फर के कौन कौन सा अयस्क है, ठीक है। अब देखिए सल्फर के यह तो क्या था दूसरा था अयस्क में भी, और यह क्या पहला है। तो सल्फर के अयस्क में देखिए HGS सीने बार, HGS इसको कहते हैं सीने बार, क्या है सीने बार, ठीक है। और है कॉपर पैराइट, या दूसरा लिखिए गैलिना, या इसको लिख सकते हैं CuFeS2, इसको लिख सकते हैं कॉपर पैराइट। जगह यहाँ कम है, यहाँ पे लिख देते हैं CuFeS2 कॉपर पैराइट, कॉपर पैराइट, ठीक है, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। इसी प्रकार बहुत आता है CuFeS2, यहाँ पे कॉमन बता दिया है। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत तत्व के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके खनिज के बारे में, यौगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, अकार्बनिक रसायन आ जाता है। अब इसको अब क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद पढ़ाएंगे हम तीसरा, या तो तीसरा हुआ, चौथा हम पढ़ाएंगे कृषि रसायन क्या, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ाएंगे कृषि रसायन, ठीक है, कृषि रसायन क्या है।
हम पढ़ाएंगे कृषि रसायन के बारे में। चौथा आ जाता है कृषि रसायन। क्या आ जाता है? कृषि रसायन। कृषि रसायन यह सबसे भी आई है। हम लोग के दैनिक जीवन में हम कृषि रसायन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जैसे कि अभी हमारे पास क्या धान लगा हुआ है, खेत में रोपा है, तो अब उस धान में क्या क्या हम खाद देंगे, कौन कौन से पदार्थ देंगे, ताकि जो पैडी का है जो फर्टिलिटी का कैपेसिटी हो, पैडी का फर्टिलिटी कैपेसिटी, उपजाऊ क्षमता कितना इंक्रीज करे, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारी मिट्टी में क्या कमी है, अब उसको हम वैज्ञानिक तरीका से जांच करवाएंगे कि कौन से पदार्थ इसको मिलनी चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, अत्यधिक उपज देगी, अत्यधिक क्या देगी, फर्टिलिटी देगी, उपजाऊ देगी। उसके बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं तो वह क्या आ जाता है, कृषि रसायन आ जाता है। तो लिखिए विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत या फिर जिसमें मिट्टी की संरचना के बारे में, मिट्टी के संरचना के बारे में एवं उपजाऊ क्षमता के बारे में, उपजाऊ क्षमता के बारे में मिट्टी के प्रकार के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में, रासायनिक पदार्थों के से उपयोग से, रासायनिक पदार्थ के उपयोग के बारे में इत्यादि के बारे में, अगर इत्यादि में हम पढ़ेंगे, यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें मिट्टी के संरचना की, मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है के बारे में, एवं और उपजाऊ क्षमता की, मिट्टी कितना उपजा दे रही है उसके बारे में, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको जब 10th वाले सर जी पढ़ाए होंगे कि मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, यही पढ़ाए होंगे। इतने 8 प्रकार आपको पढ़ाए होंगे 10th वाले सर भूगोल में कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ द सोल, सोल आर क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप, इसे 8 भागों में बांटा गया है, इसे 8 भागों में, तो उसी में सर पढ़ा दिए होंगे कि मिट्टी के 8 भाग है, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, यह सब मिट्टी है, ठीक है। तो उसके बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में, रासायनिक पदार्थ के उपयोग, यानी कि किस रासायनिक पदार्थ का हम उपयोग करें ताकि हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी क्षमता, उपजाऊ की क्षमता बढ़ जाए, और उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उपयोग के बारे में, इत्यादि के बारे में जिसमें पढ़ रहे हैं, इत्यादि के बारे में जिस रसायन में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे कृषि रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि रसायन, कृषि रसायन कहते हैं, ठीक है। कृषि रसायन क्या कहते हैं? कहते हैं कृषि रसायन कहते हैं। अब एग्जाम्पल आपको बहुत भिविहाई एग्जाम्पल जो आपको क्या है पूरा समझ में आ जाएगा, उदाहरण, ठीक है। जैसे कि यूरिया खाद आपको एग्जाम्पल में दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल CON2H4, इसका क्या होता है? सूत्र होता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है? CON, यानी कि लिख देते हैं यहाँ सब कुछ, सूत्र आ जाता है CON2H4, ठीक है। अब ये यूरिया खाद हम खेतों में क्या करते हैं, धान में, गेहूं, ये सब कुछ में इसका उपयोग करते हैं।
अब इसका उपयोग से क्या क्या हमें फायदे है, इनके लाभकारी क्या क्या है इनसे, अब वो समझिए कि अब हम यूरिया खाद दिए खेतों में, ठीक है, यूरिया खाद, तो यूरिया खाद के अंतर्गत क्या रहता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन या कि ग्रीनेस को बढ़ाता है, प्लांट के हरा भरा को क्या करता बढ़ाता है। अब देखिए रहते हुएगा कि कभी कभी धान पीला होने लगता है या फिर क्या होता है, गेहूं का पौधा पीला होने लगता है, लेकिन जब हम उसमें यूरिया खाद देते हैं तो धीरे धीरे वह क्या होता है, फ्री ग्रीन होने लगता है। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो हरा भरा क्या करता है, पौधों को बनाता है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है। क्लोरोफिल के कारण ही तो क्या होता है, पौधे हरा भरा दिखाई देते हैं, तो वही क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। तो आप कहिएगा सर यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है, हम तो हर एक बैग पर देखते हैं कि यूरिया में लिखा रहता है 40.6% नाइट्रोजन, तो ये हम इससे भी निकाल लेंगे कि 40% 6 नाइट्रोजन इसमें भी रहता है, हम वह निकाल कर भी दिखाएंगे। और आपको अगर और भी हम समझा रहे हैं कि अत्यधिक यूरिया अत्यधिक खाद आप दे देते हुएगा तो धान या फिर गेहूं क्या करता है, जलना चालू, क्योंकि क्या होता है, वह विषैला होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है, वो विषैला होता है, तो विषैला पदार्थ किसी को भी क्या कर सकता है, किल्ड कर सकता है, तो वह अत्यधिक से अत्यधिक क्या करता है, हमारे पौधों को क्या इफेक्ट कर देता है जब हम ज्यादा इसका उपयोग। लेकिन आप और भी देखते हुए कि कुछ पौधा बहुत ही हरा भरा हो जाते हैं, इतना हरा भरा जितना कि हम क्या करते सोच भी नहीं सकते हैं, तो वह ज्यादा क्या यूरिया के कारण, यूरिया जितनी मात्रा में आप ज्यादा दे दीजिएगा हरा भरा, लेकिन पानी उसके लिए क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूसली लगातार होनी चाहिए। पानी थोड़ा भी कमेंगे तो क्या होंगे, पौधे पर जो बैड इफेक्ट तुरंत पड़ जाएंगे, पौधा या तो जल सकती है या फिर उनका वृद्धि और विकास रुक सकता है। इसीलिए इसके कंट्रोल मात्रा में एक निश्चित मात्रा में क्या करता है, छिड़काव किया जाता है। तो सबसे पहले यूरिया का सूत्र लिख लिए, CON2H4, या कार्बन, यहाँ C कार्बन है, वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और H हाइड्रोजन है, सब लिख देते हैं। C क्या है, तो कार्बन है, ठीक है, O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, O ऑक्सीजन है, N नाइट्रोजन है, N क्या है, ट्रोजन, और H है हाइड्रोजन, H क्या है, हाइड्रोजन है। H क्या है, हाइड्रोजन। अब समझिए C क्या है, कार्बन है, O क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, O क्या है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, N क्या है, नाइट्रोजन है, H क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये टूल जो लगा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है 2 गो नाइट्रोजन, H4 लगा हुआ है कहने का मतलब 4 गो हाइड्रोजन, और CO तो अकेला ही अकेला है। अब इसका मोलर मास हम किस प्रकार निकालेंगे वह भी देखिए, इसका मोलर मास यहाँ तो सब हम लोग उतार लिए थे, अब यहाँ पे निकालिए इसका मोलर मास किस प्रकार निकालते हैं। मोलर मास, सबके मास को जोड़ देंगे, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान, इसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, यह ठीक होगा, द्रव्यमान। अब देखिए आणविक द्रव्यमान, एगो ऑक्सी कार्बन है तो कार्बन के एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 12 आ जाता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आ जाता है, तो 16 आ जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना आता है, तो 14 आ जाता है। और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास तो सब लोग हम जानते हैं एक ही होता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे, क्या करेंगे, जोड़ते चलिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एगो कार्बन है तो 12, ठीक है, एगो ऑक्सीजन है तो प्लस 16, हाइड्रोजन है तो 2, तो 14 दूना 28 प्लस, ठीक है। अब प्लस एगो हाइड्रोजन के तो एक ही एटॉमिक मास, तो 4 गो हाइड्रोजन के प्लस 4। अब इसको जोड़िए, तो अब इसको जोड़ देंगे तो 28 और क्या होगा 12, कितना आ जाएगा, 28 12 हमारे पास कितना आ जाएंगे, तो 40 आ जाएंगे। 40 और 20 कितना आ जाएगा, 16 4 20, यानी कि 60 ग्राम पर मोल, इसको पर मोल लिखते हैं, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल। इसका आणविक द्रव्यमान आ गया, मॉलिक्यूलर मास। अब परसेंटेज कंपोजिशन जब हम प्रतिशत से निकालेंगे, प्रतिशत से हम निकालते हैं, अब हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉलिड, यानी कि छोटा पदार्थ का मान, यानी कि मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड,
सोलिड बटा मास ऑफ, यानी कि सोलिड विलय का द्रव्यमान बटा विलय का द्रव्यमान। ठीक है, अभी हिंदी में लिख देते हैं, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान बटा किसका, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और गुना 100 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ना लिखते हैं, यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए प्रतिशत द्रव्यमान बराबर परसेंटेज कंपोजिशन। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आ जाएंगे विलय का द्रव्यमान किसका, विलय के द्रव्यमान। ठीक है, विलय में छोटा जिसका, यानी कि सॉल्यूशन जब पढ़ाएंगे हम, अगर इसी चैप्टर में हम सॉल्यूशन क्या है उस सब के पढ़ाएंगे, विलय और विलयन क्या है, या आगे भी हमारे पास आ जाते हैं विलय बटा विलयन के द्रव्यमान, मान अब गुना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इससे यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से उतारना का चालू कीजिएगा। अब क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का निकालेंगे तो N2, तो नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन एक विलय है, यानी कि क्या CON2H4, यानी कि यूरिया में क्या है CON2H4। इसका नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो कम ना होगा, यूरिया एक सॉल्यूशन है कि नहीं, विलयन है, विलयन है। अब इस विलयन में क्या होगा, कम मात्रा में नाइट्रोजन होगा, तो यानी कि विलय का द्रव्यमान छोटे पदार्थ का द्रव्यमान, जिसका निकालेंगे उसको द्रव्यमान को ऊपर अब बटा टोटल के नीचा कर देंगे, तो नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन के मास कितना हो जाएगा, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 अब बट्टा, और विलयन के द्रव्यमान कितना है 60 ग्राम आया है, तो 60 गुना 100। अब इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 28 गुना 10 बटा 6। अब ये 3 दूना 6, 5 दूना 28 पंची 140 आ जाता, 140 बटा 3 आप कीजिएगा तो 46.66%। यही क्या निकल गया, नाइट्रोजन उपस्थित रहता। तो नाइट्रोजन यूरिया में कितना उपस्थित रहता है, तो 46.66%। यानी कि कृषि रसायन के अंतर्गत यही रहता कि किस प्रकार हम यूरिया का उपयोग करें। ज्यादा अगर यूरिया आप देते हैं तो क्या होता है, पौधा अत्यधिक हरा भरा हो जाता है, यानी कि थोड़ी मात्रा थोड़ी बढ़ा कर, जैसे 1 kg का अगर हम क्या कर रहे हैं अपने खेत में छीट रहे हैं 1 kg के कट्ठे पर, तो अगर 1 kg का कट्ठा दे रहे हैं तो अगर हम उसको 2 kg कर दे, 2 kg, तो क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, उसकी मात्रा को बढ़ाए हैं तो थोड़ा सा पौधा क्या होगा, डेवलप। लेकिन जब आप 5 kg का दीजिएगा तो वह क्या होगा, मात्रा से तो कंट्रोल से तो ऊपर है, जो जितना अमाउंट होनी चाहिए उनके लिए उनसे तो ऊपर है, तो उसमें पौधा विकसित नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर मात्रा आप क्या करिएगा, बढ़ाइएगा, तो अच्छे कंट्रोल होंगे, अच्छे उत्पादन होंगे, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो 46.66% नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है यहाँ पे क्या क्या निकल गया। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर से समझिए। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान यानी कि रसायन शास्त्री कहेंगे, या फिर आपको लिखने कंफ्यूजन है तो लिख लीजिए रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान, ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें मिट्टी के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उपजाऊ क्षमता, उनकी फर्टिलिटी क्या है, यानी कि 1 कट्ठे में कितना धान उत्पादन हुआ, 2 मन 4 मन हुए, उसकी क्षमता हुई, फर्टिलिटी हुई, यही तो उनकी क्षमता हुई। और मिट्टी के प्रकार, मिट्टी किन प्रकार है, नदी के किनारे के जो भी खेत होंगे वह बलुई मिट्टी होंगे, होंगे कि ना होंगे, वह बलुई मिट्टी होंगे। तो मिट्टी के भी प्रकार आपको क्या होंगे, पढ़ाए होंगे सर जी कि मिट्टी कितने प्रकार, लगभग 8 प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, यह सब मिट्टी सर पढ़ा दिए होंगे। यानी कि मिट्टी के प्रकार, रासायनिक पदार्थ के उपयोग के बारे में, अगर यूरिया के उपयोगिता अगर ना समझेंगे तो हम कृषि में इसका उपयोग करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसके उपयोग समझे, इसका क्या जो इफेक्ट है खेत में, कृषि में पड़ेगा, तब हम इसके बारे में उपयोग कर रहे हैं यूरिया का। तो यह क्या कहलाता है, कृषि रसायन कहलाता है। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट के लिए, फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल होगा
होगा यूट्यूब की दुनिया में सबसे बेस्ट केमिस्ट्री आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा सबसे बेस्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे कंपटीशन या सिलेबस, सबसे बेस्ट आपको क्या किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले उसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एक है कि डीडीटी का आप लोग नाम सुने होइएगा 10th में। जो बच्चे 10th के बायोलॉजी पढ़े होंगे, डीडीटी 10th का जो अंतिम चैप्टर्स आ जाते हैं वही बायोलॉजी का, तो उसमें डीडीटी का पढ़ाई जरूर हुआ होगा। जिस सब सर के यहाँ पढ़े होइएगा उसमें डीडीटी सर जरूर पढ़ाए होंगे, ठीक है। डीडीटी क्या, तो उसके बारे में हमें वो पढ़ा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण है, क्या है, उदाहरण। तो डीडीटी इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहा जाता है। तो डीडीटी का उपयोग मलेरिया के रोकथाम में किया जाता है, रोकथाम में किया जाता है, किया जाता। लेकिन 1950 ईस्वी के बाद इसे कृषि में भी उपयोग किया गया, कृषि में कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया गया, नाशक के लिए उपयोग किया गया, ठीक है, ठीक है। यानी कि डीडीटी का उपयोग मलेरिया मच्छर काटने से, अगर आपके यहाँ आज भी आते होंगे डीडीटी छिड़काव करने वाले, तो उनके बैग पर देखिएगा उजला क्या होता है, उनके पास पाउडर होता है डीडीटी का, तो वो पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं और उसको आपके घर में जहाँ भी आप क्या करते हैं, छिटवाते हुइएगा, उसको क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव हुआ डीडीटी ही रहता है, उजला डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन उसका सूत्र होता है, हम सब पढ़ाएंगे भी। यानी कि डीडी का उपयोग मलेरिया के रोकथाम में किया जाता है, लेकिन 1950 ईस्वी के बाद इसे कृषि में कीटाणुनाशक के लिए उपयोग किया गया एज ए जर्मेसाइड। देखिए यही डीडीटी का क्या सूत्र है, डीडी का जो स्ट्रक्चर है, यह देखिए संरचना, इसको कहते हैं, देखिए इसका संरचना, ठीक है, यही संरचना। एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े होंगे, कितने, 3 क्लोरीन। तो यहाँ इसका नाम हो जाता है डाई, एक 2 कार्बन है, तो इसको कहते हैं डाइक्लोरो, क्या कहते हैं, डाइक्लोरो, ठीक है। डाइफिनाइल, डाइक्लोरो के बाद डाइफिनाइल, ठीक है। ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। यानी कि देखिए आप 1 1 2, तो 2 गो क्लोरीन तक केमिस्ट्री के भाषा में डाई, अगर एगो क्लोरीन रहता तो मोनो लिख सकते थे, 2 गो क्लोरीन था डाई, 3 गो क्लोरीन था ट्राई, 4 गो टेट्रा, 5 गो पेंटा, 6 गो हेक्सा, 7 गो हेप्टा, 8 गो ऑक्टा, 9 गो 10 गो डेका, 11 गो अनडेक, 2 डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा, देखिए लगातार चलता रह जाएगा 12 तक। यानी कि सी एगो क्लोरीन तो 2 गो क्लोरीन, तो इसको डाइक्लोरो क्या कहते हैं, डाइक्लोरो। एक और एक फिनाइल, आप देखिए यहाँ लिख लीजिएगा फिनाइल का सूत्र क्या होता है। फिनाइल देखिए,
फिनाइल का जो सूत्र होता है C6H5 होता है, C6H5 होता है। यह क्या आता है, फिनाइल का क्या आता है, सूत्र आता है C6H5। इसमें एक हाइड्रोजन एटम क्या रहते हैं, गायब रहते हैं, और किसी दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, कोई अलग के साथ क्या होगा, अटैच होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन क्या रहते हैं, गायब रहते हैं। तो C6H5 यह क्या होता है, फिनाइल का सूत्र होता है, फिनाइल C6H5। तो देखिए यहाँ एगो कार्बन, सर जी कहिएगा कि सर सीधे आप लिखा देते एगो कार्बन है, दो कार्बन, जहां जहां मोड़ है वहां देखिएगा, 3 गो कार्बन, 4 गो, 5 गो कार्बन है, 5 गो कार्बन, और एक यहाँ 6 गो कार्बन। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल चुका है, ठीक है, यह क्लोरीन एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड किया है, हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ एक क्लोरीन आ गया, तो C6 एगो कार्बन है, 2 गो है, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो कार्बन है, तो 6 गो कार्बन, 5 गो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, 5 गो हाइड्रोजन, एगो क्लोरीन है, तो C6H5Cl। तो इसी को क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं, C6H5 क्या आ जाता है, फिनाइल आ जाता है, C6H5, ठीक है। तो 2 गो फिनाइल है, एगो फिनाइल यहाँ है, एगो फिनाइल यहाँ है, तो इन दोनों फिनाइल के लिए डाईफिनाइल का किसका उपयोग करेंगे, डाईफिनाइल का। फिर आगे समझिए कि अब इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ाएंगे जब 10th में जाइएगा, जब 11th के जब हम 10th चैप्टर 11th के जब हम ऑर्गेनिक में जाएंगे, ऑर्गेनिक, तो वहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाएंगे, नामाकरण के। तो पहला वहाँ रूल है, तो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। दूसरा, नाउ द नेमिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर द मिनिमम पोजीशन, यानी कि अब नामकरण उस बगल से करते हैं, उस दिशाओं से करते हैं जहां से छूटने वाला समूह सबसे कम संख्या पर पड़ता हो। तो यह सब हम पढ़ाएंगे आपको किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आगे आने वाला। यह सब को क्या, अभी तो मेरा झांकी है, अभी तो पिक्चर पूरा मेरा बाकी है, केवल यह झांकी दिखा रहे थे किस प्रकार हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और किस प्रकार यह सेटिस्फाइड कराया जाएगा, 100% आपको संतुष्ट कराया जाएगा। तो यही है, यहाँ एक क्लोरीन एक क्लोरीन डाइक्लोरो हो गया, एक फिनाइल तो डाइफिनाइल क्या आ गया, डाइफिनाइल। और फिर देखिए 1 2 और 3 तो ट्राइक्लोरो। अब देखिए 1 2 और 3 यहाँ क्या आ जाएगा, तो ट्राइक्लोरो, यह कॉमन नाम है, आईपीएससी नाम नहीं है। आईपीएससी आपको समझ में नहीं आएंगे, जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे आईपीएससी नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं। यह तो कॉमन नाम, सामान्य नाम अभी हमको क्या जानना है। तो 1 2 और 3, तो 3 को यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन है, तो इसके लिए क्लोरो का उपयोग करते हैं, ट्राइक्लोरो। और 1 2 गो हाइड्रोजन एटम है, 2 गो कार्बन एटम है, सॉरी 1 कार्बन एटम यहाँ और 2 गो कार्बन एटम, तो 2 गो कार्बन एटम के लिए ईथ का उपयोग करते हैं। तो एकल बॉन्ड है तो किस में लगा देंगे, एथेन, यानी कि अल्केन। सेचुरेटेड कार्बन एटम है तो उसके साथ अल्केन, एन जुड़ जाएगा अंतिम में, किस में, सफिक्स के रूप में, सफिक्स के रूप में एन जुड़ जाएगा। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, ठीक है, यह इथेन है। तो डीडीटी, यानी कि डीडीटी का उपयोग मलेरिया के रोकथाम में किया जाता है, डीडीटी का उपयोग मलेरिया के रोकथाम में किया जाता है। लेकिन 1950 ईस्वी के बाद 1950 इसे कृषि में कीटाणुनाशक एज ए जर्मेसाइड इन फॉर्म ऑफ द जर्मेसाइड डीडीटी इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में डीडीटी का उपयोग कीटाणुनाशक के लिए किया गया, कीटाणुनाशक के रूप में किया गया, ठीक है। यह क्या डीडीटी का स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है डीडीटी का। एक क्लोरीन यहाँ, एक फिनाइल यहाँ पे 3 फिनाइल, तो 1 2 डाइक्लोरो, 2 फिनाइल है तो डाइफिनाइल, यहाँ पे 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोरो, और 1 2 कार्बन एटम है तो क्या, इथेन का उपयोग। तो यही है डीडीटी, कि डीडीटी एक प्रकार का क्या है, कीटाणुनाशक है, जर्मेसाइड। अब इसका उपयोग आप कॉमन देखते हैं कि किसको, चूहा को मारने में भी डीडी, एक प्रकार की गोली आती होगी चूहा को मारने, तो वह भी डीडी, क्योंकि यह कीटाणुनाशक का बना हुआ। दूसरा, अगर आपके पास क्या है, चावल है, गेहूं है, उसमें क्या लगता है, छोटे छोटे क्या लगते हैं उसको, वह क्या होता है उसमें, क्या जो छोटे छोटे इतने बड़े बड़े क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है, जिसे जू या जू जो हमारे क्या सर में पाया जाता है या फिर केस में पाया जाता है, तो वह जू या ढील टाइप का क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, वह जीवाणु इस प्रकार का क्या होता है, वह इतना बड़ा बड़ा होता है।
तो वह क्या कर देता है, अगर लग जाता है गेहूं या फिर धान में तो उसको क्या करता है, पूरी की पूरी क्या कर देता है, अफेक्टेड कर देता है, प्रभावित कर देता है। अगर उससे रोकथाम करने के लिए तो हम डीडीटी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की एक गोली आती है, ठीक है, गोलाकार आती है, तो यह भी डीडीटी का ही बना होता है, ठीक है। तो वही डीडीटी का उपयोग मलेरिया के रोकथाम में किया जाता है, लेकिन 1950 ईस्वी के बाद इसे कृषि में कीटाणुनाशक के लिए किया गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गई हो गया कि फिनाइल है, यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यह बीबीआई है। कोई कहेगा फिनाइल का क्या, C6H5 लिख सकते हैं, ठीक है, C6H5 यहाँ पे लिख सकते हैं, फिनाइल है, ठीक है, या फिर RC6H5 वह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे हम पढ़ाएंगे। आगे हम चौथा ये हुआ, पांचवा छठा सातवां भी 3 बचा है। आगे हम पढ़ाएंगे औषधि रसायन क्या है, औषधि रसायन, ठीक है। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ाएंगे औषधि रसायन। औषधि रसायन लिखिए, विज्ञान की वैसी शाखा, रसायन विज्ञान, वैसी शाखा जिसके अंतर्गत दवा में उपयोग होने वाले पदार्थ के संरचना के बारे में, गुण, लाभ, हानि इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं तब उन्हें औषधि रसायन कहते, क्या कहते हैं, औषधि रसायन कहते। यानी कि फिर से समझिए, विज्ञान की वैसी शाखा रसायन, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की एक वैसी शाखा इन विच जिसके अंतर्गत दवा में उपयोग, मेडिसिन अगर हम लोग खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, दवा में उपयोग होने वाले पदार्थ के संरचना के बारे में, गुण के बारे में, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, लाभ, गुण लाभ यही सब एक लिखा है, कोई दिक्कत, लाभ, हानि क्या, उसका अफेक्शन क्या है इत्यादि के बारे में अगर हम क्या कर अध्ययन करते हैं तो अब उसे औषधि रसायन कहते हैं। जैसे कि अगर हमें क्या हुआ, फीवर हुआ, तो फीवर तो हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। अगर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द आ रहा है, तो पेन क्लिनिक का उपयोग कर रहे हैं। अगर क्या है कि अगर कोई सूजन है तो सूजन के लिए हम एंटीहिस्टामिन तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सेट्रिजिन का उपयोग करते हैं। यानी कि सबके लिए क्या हुए, सब कुछ बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है। शरीर में दर्द होता है, डाइक्लोफिन है, उसके बाद मेगाफिन है, ये सब का क्या करते उपयोग करते हैं। तो उसका यूज जानेंगे, यानी कि उसके गुण क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, संरचना किस प्रकार की होती है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको औषधि रसायन कहते हैं। यानी कि विज्ञान, रसायन विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसमें दवा में उपयोग होने वाले पदार्थ के गुण, संरचना, लाभ, हानि इत्यादि के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको औषधि रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, औषधि रसायन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, ये उदाहरण में लिखिए, पैरासीटामोल, पैरासीटा, इसका सूत्र होता है C8H9NO2। इसका IUPAC नेम होता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड।
4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड, ठीक है, एसीटामाइड यानी कि 4 हाइड इंग्लिश में लिख सकते हैं अब इसको 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड पैरासीटामोल, यह कहता है C8H9NO2। अब देखिए इसका उपयोग सब लिखा देते हैं, इसका उपयोग बुखार एवं शरीर के बुखार को दूर करने के लिए एवं शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में किया जाता है। देखिए हाँ, तो इसका उपयोग बुखार को दूर करने तो रिड्यूस द फीवर, बुखार को अगर क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो रिड्यूस द फीवर, बुखार को दूर कर रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस द फीवर। शरीर के तापमान को नियंत्रण, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के तापमान को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो नियंत्रण कर रहे हैं, तो यह पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। बुखार या टेम्परेचर के हाई या लो होने से होता है। मेरा जो शरीर है, हम लोग क्या ह्यूमंस है, मानव है, तो मानव के लिए जो शरीर का तापमान वह 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 37 डिग्री पर न्यूट्रलिटी अकॉर्ड होती है, हमें उदासीनता क्या होती है, प्राप्त होती है। लेकिन इससे जब बढ़ते हैं या फिर घटते हैं तो वही बुखार का, फीवर का अनुभव होता है। आदमी के शरीर का तापमान बढ़ता है, घटता है, वही से क्या होता है, बुखार का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है, उत्पादन हो जाता है, किया नहीं जाता। तो इसका बुखार को दूर करने में किसका आता है, पैरासीटामोल। इसके बहुत सारे दवा आ जाते हैं, कालपोल है, चेस्टन कोल्ड है, बहुत सारे दवा आ जाते हैं पैरासीटामोल के अंतर्गत। तो इसका उपयोग बुखार को दूर करने में एवं शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में क्या किया जाता है, किया जाता है। यानी कि औषधि रसायन, फिर से समझिए, विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसके अंतर्गत दवा में उपयोग होने वाले पदार्थ के संरचना के बारे में, गुण के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, औषधि रसायन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में पैरासीटामोल, आईयूपीएसी नेम होता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड, क्या होता है, फिनाइल एसीटा, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड। इसका उपयोग बुखार को दूर करने में एवं शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में किया जाता है। यहाँ तक सबसे पहले पूरा समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद पढ़ाएंगे बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, और उसके बाद विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री। यह 5वां था, ठीक है, 5वां था। कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट अब, ठीक है। अब लिखाएंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, जैव रसायन। लिखे विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें, जिसके अंतर्गत, जिसके कर दीजिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत सजीव के शरीर में उपस्थित पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, बारे में अध्ययन किया जाता है, तब उन्हें
जैव रसायन कहते, क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते, ठीक है। यानी कि रसायन विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव के शरीर में उपस्थित पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, तब उसे जैव रसायन कहते हैं। आपके शरीर में क्या है, आपके आमाशय, स्टोमच, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, यकृत, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आपके शरीर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, यह सब पाया जाता है, ग्लाइकोजिन, इन सबों के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह जैव रसायन के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव के शरीर में उपस्थित पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। यहाँ तक क्या हो गया, जैव रसायन। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ग्लूकोज, क्या लिख दीजिएगा, ग्लूकोज, इसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 इत्यादि। अब एगो लिखिएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, छठा था, क्या था यह, छठा था। अब लिखिएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन लिखिए, विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थ के प्रकृति के बारे में एवं इक्विपमेंट्स, यंत्र सब, किस पदार्थ को कैसे यंत्र में रखा जाए उनके भी बारे में एवं यंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उन्हें विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। रसायन कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक। यानी कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थ के प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ द सबस्टेंस, पदार्थ की प्रकृति कैसी, एवं यंत्र कि पदार्थ की अगर प्रकृति कैसी, उसे कैसे क्या किया जाए, पैकिंग किया जाए, क्या, ताकि क्या हो, कोई भी हवा न इधर से उधर आ सके न इधर से उधर जा सके, यानी कि बाहर से न अंदर आ सके और न अंदर से कोई बाहर जा सके, उसमें क्या होता है, यंत्र, उसे ऐसे यंत्र और इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या, कोई भी डब्बा है, यानी कि देखते हुएगा कि क्या होता है, जो मेडिसिन होते हैं, दवा होते हैं, वह बहुत से क्लोज होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी कण अंदर प्रवेश नहीं कर सके, इतना क्या होता है, वह सुरक्षा के बीच रखा जाता है, ताकि अगर कोई भी कण उसमें प्रवेश कर गया तो वह पूरा का पूरा क्या होगा, खराब हो जाएगा, वह पूरा का पूरा इफेक्ट हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, जिसे क्या करेंगे, उपयोग हम नहीं कर सकते, वह हानिकारक हो जाएंगे। इसीलिए विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री में अध्ययन पदार्थ की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ द सबस्टेंस, और उसके यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विश्लेषणात्मक रसायन, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ तक हम पूरा समझ गए कि किस प्रकार हम रसायन विज्ञान को बांटे। पहला भौतिक रसायन, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम क्या रहे, एक बार समझा देते हैं पूरा का पूरा, फिर उसके बाद क्लास को यहीं तक रहने देंगे। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे कि रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब कर लिए हो जाएगा स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि रसायन विज्ञान के 7 भागों में बांटा गया। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन और औषधि रसायन। और जैव रसायन में पढ़े कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना के बारे में, उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक रसायन। जैसे बैटरी है, सेल है, यानी कि सेल है, बैटरी का उपयोग बल्ब को बढ़ने में, जलाने में किया जाता है, व्हीकल्स को, सवारियां को चलाने में, तो वह बैटरी भी हम पढ़ाएंगे 12th में कि बैटरी क्या है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, लीड एक्यूमुलेटर सेल, लिथियम कैडमियम सेल, सब बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे। जो मोबाइल में कौन सा उपयोग बैटरी का होता है उन सबों के बारे में पढ़ाएंगे। मोबाइल में और कंप्यूटर में लिथियम कैडमियम सेल का उपयोग होता है, जो काफी कॉस्टली होता है, काफी क्या होता है, कॉस्टली होता है, काफी कॉस्टली। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा इन विच जिसमें कार्बन वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें केवल कार्बन और उनके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसके बाद अकार्बनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें तत्व, खनिज, यौगिक के बारे में अध्ययन कर रहा है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जैव रसायन है तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों के शरीर में उपस्थित, सजीव के शरीर में उपस्थित पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वह जैव रसायन आ जाएगा। और औषधि तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत दवा में उपयोग होने वाले पदार्थ के गुण, प्राकृतिक लाभ, हानि के बारे में पढ़ रहे हैं तो औषधि रसायन। और अंतिम आ जाता है विश्लेषणात्मक रसायन कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत दवा में, जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्राकृतिक एवं यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक रसायन। तो यहाँ तक हम पूरा का पूरा क्या कर गए, समझ गए, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस 100%, यानी कि कंप्लीटली हमने क्या किया, सेटिस्फाइड किया। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, उत्पन्न हो, समस्या उत्पन्न हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आपकी बातों को रिप्लाई किया जाएगा, माना जाएगा। हर एक बच्चों की बात को क्या किया जाता है, संतुष्ट। जितने भी कमेंट में बच्चे भेजते हैं उन सबों का क्या किया जाता है यहाँ। तो सबसे पहले उनका प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे लिख रहे थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कि सर हिंदी मीडियम कब से चलाइएगा, तो उन बच्चों का भी प्रॉब्लम क्या हुआ है, धीरे धीरे सॉल्व कर दिया गया, खत्म ही कर दिया, प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम का बैच भी ओपन कर दिया गया है। और जो भी साथी हो आपके वो 11th में अब इस बार प्रवेश कर गए हो, अगर 12th में बड़े भाई हो तो उनको भी एडवाइस दीजिएगा कि केमिस्ट्री क्लास चालू कर दी गई है और कुछ दिनों में ही सब सब्जेक्ट चालू कर दी जाएगी। तो केमिस्ट्री की क्लास चालू कर दी गई है, सॉलिड स्टेट, उन्हें भी वहाँ देखे प्लेलिस्ट में कि किस प्रकार हमने पढ़ाया है। अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, हमें कहिए अलविदा। आपको जो भी समझ में आए, नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कि सर हम पूरा संतुष्ट हो गए, सर हम संतुष्ट नहीं। आपको फिर क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम के, आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। यही तो मेरा कर्तव्य है और इसी के लिए हमने चैनल का भी निर्माण किया कि हर एक बच्चों को इस लॉकडाउन के, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, यानी कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है स्टूडेंट की, बच्चों की, उन सबों को सेटिस्फाई, उन सबको अलग करना, उन सबका दूर करना, ये क्या है, मेरा कर्तव्य, हम टीचरों का क्या कर्तव्य है। आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करवाइएगा और कीजिएगा बाकी। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब, अगर अच्छी लगती हो तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप एडवाइस दीजिएगा वह क्या किया जाएगा, इस इंस्टीट्यूट में माना जाएगा। ठीक है। अगर आपके लिए कोई भी हो जो NTPC, RRB, NTPC ग्रुप डी वो सब का तैयारी करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन्हें भी एडवाइस दीजिएगा कि करंट अफेयर की जो होती है फेसबुक पर भेज दी जाती है, राजवती एकेडमी यूट्यूब परिवार। अगर आप फेसबुक पर सर्च कीजिएगा राजवती एकेडमी यूट्यूब परिवार तो वहां आपको करंट अफेयर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और वह करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेवल से तैयारी कीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, उन सभी एग्जाम के लिए वो करंट अफेयर है। उन सभी एग्जाम में वह क्या पूछे जाने वाले करंट अफेयर है, VVI मोस्ट VVI करंट अफेयर है। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।